सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सारी वीडियोस को देख रहे होंगे जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए होते हैं और जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आती हूँ आप लोग के लिए, चुने हुए क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे से पढ़ा करिए, अच्छे से देखा करिए और जहां कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पर भी आपके फ्रेंड्स का ग्रुप बना हो, और खासकर हाउस वाइफ को जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और जितनी भी हमारी बहनें हैं जो हाउस वाइफ है जो इस वीडियो को देख रही हैं, आप लोग वीडियोस को लगातार देखते रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियोस को देखेंगी तो आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर होती जाएगी और आप लोग आसानी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगी। इसीलिए इस तरीके की सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों, और आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर या फिर 14 दिसंबर को? तो दोस्तों जो हिंदी दिवस है वो हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। अब हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? दोस्तों भारत के अधिकतर राज्यों में लोग हिंदी बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। अधिकतर राज्यों में लोग क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको पता है हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि क्या है? राजभाषा है। ठीक है, तो राजभाषा, इसको राजभाषा बनाया गया, ये तो आप लोगों को पता है। तो हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए 1953 से हम 14 सितंबर के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो 1953 से ही हम लगातार हिंदी दिवस मना रहे हैं, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा का प्रमुख लक्षण नहीं है? वैज्ञानिकता, यादृच्छिकता, ध्वनि संकेतात्मकता या रूढ़िवादिता? दोस्तों जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के लक्षणों में जो यहाँ पर रूढ़िवादिता दिया हुआ है, हिंदी भाषा जरा सी भी रूढ़िवादी नहीं है, यानी कि जो बहुत पहले से चली आ रही है वही है। आपको पता है कि जो हिंदी भाषा उसका जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा आई है और हिंदी भाषा धीरे धीरे संस्कृत का परिवर्तित रूप ही हमको देखने को मिलती है। तो रूढ़िवादी तो बिल्कुल नहीं है। अगर रूढ़िवादी होती तो संस्कृत ही अब तक हम बोलते, इसको हिंदी में नहीं ये कन्वर्ट हुई होती। तो इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये रूढ़िवादी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हिंदी भाषा का प्रमुख लक्षण नहीं है। बाकी वैज्ञानिकता, यादृच्छिकता और ध्वनि संकेतात्मकता ये तीनों ही हिंदी भाषा के प्रमुख लक्षणों में आते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर हिंदी की बात की जा रही है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की 10, 11, 12 या 13? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो स्वर वर्णों की जो संख्या है यहाँ पर देखिए 10, 11, 12, 13 दिया हुआ है। राइट आंसर दोस्तों है 11। मूल रूप से स्वरों की संख्या जो हिंदी भाषा में कितनी है? 11 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की कुल संख्या यहाँ पर पूछा रहा है तो 33, 35, 37 या 39? तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या दोस्तों हिंदी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 33 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। लाला का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लाला शब्द का ललाइन, लाली, ललीन या ललिया? तो लाला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, जैसे पंडित का पंडिताइन होता है वैसे लाला का क्या हो जाएगा? ललाइन हो जाएगा। दूबे का दुबाइन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है लाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ललाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप लोगों ने जरूर वीडियो को शेयर कर दिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गायक का स्त्रीलिंग क्या है? कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। गायक का स्त्रीलिंग क्या है? गायकी, गायकनी, गायिका या गायकाइन? तो गायक का क्या हो जाएगा? गायिका। ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जो गायक शब्द है इसका जो स्त्रीलिंग है वो गायिका हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, किशोर कुमार क्या है? गायक है हमारे देश के, और लता मंगेशकर क्या है? गायिका हैं। और इसी प्रकार से अगर हम कवि का देखें, कवि का बहुत एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कवि का स्त्रीलिंग अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। और ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, वो कवयित्री समझते हैं और ये होता क्या है? कवयित्री होता है। ठीक है, कवयित्री होता है। इस तरीके से मैं फिर से लिख दे रही हूँ, कवयित्री। ठीक है, इस तरीके से होता है, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कवि का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके चले आते हैं। तो कवित्री, ठीक है, ये इस तरीके से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दुरभिसंधि का, दुरभिसंधि ये पूरा का पूरा जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद है दुरभिधन संधि, दुर्धन विसंधि, दुहधन अभिसंधि या दुष्धन अभिसंधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुहधन अभिसंधि। क्या हो जाएगा? दुहधन अभिसंधि। ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। संरक्षक का सही संधि विच्छेद है। संरक्षक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से कौन सा होगा? समधन रक्षक, सनधन रक्षक, सहधन रक्षक, सन धन रक्षक, इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करिए। इसके अनुसार आपका राइट आंसर क्या होगा? तो संरक्षक का हो जाएगा समधन रक्षक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। नवरत्न में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नव मतलब कौन सी संख्या है? नव। नवरत्न जैसे कि पंचवटी है, पंचतंत्र है, इसके अलावा चौराहा है। इन सब में कौन सा समास होता है? जिसमें जो पहला पद होता है वो कोई संख्या होती है, तो उसमें कौन सा समास होता है? उसमें होता है द्विगु समास। आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, तो द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न में, नौ रत्नों का समूह, ठीक है। अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे और उसमें से बीरबल एक थे, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 रत्न आप लोगों ने देखा, चौराहा, इन सब में क्या होता है? द्विगु समास होता है। इसके अलावा नवरात्रि में भी क्या होता है? नवरात्रि में भी क्या होता है? द्विगु समास ही होता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि समास है? इनमें से कौन सा समास है राम और लक्ष्मण के बीच में? आप देख रहे हो ये जो चिन्ह लगा है, इसको देख करके आप पहचान जाओगे इसमें कौन सा समास है। राम लक्ष्मण, भाई बहन, माता पिता, दिन रात, ठीक है। इन सब में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जगह, दोनों का समान महत्व होता है। राम लक्ष्मण, भाई बहन, माता पिता, दिन रात, ये सब इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? प्रत्योत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर या फिर प्रत्योत्तर। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्तर बिल्कुल सही हुआ है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आप देख रहे होगा सेम है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी को हम सही लगा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो प्रत्युत्तर इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ प्रत्युत्तर, ठीक है, ऐसे। तो ये प्रत्युत्तर इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और सी भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। किसमें अतिशयोक्ति किसमें सही लिखा हुआ है, बस आपको ये ढूंढना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो अतिशयोक्ति है वो सही लिखा हुआ है? तो ये तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। अतिशयोक्ति नहीं होता है और अतिशयोक्ति भी नहीं होता है, अतिशयोक्ति भी नहीं होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही दिया हुआ है। और अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में जितना उसके अंदर गुण ना हो उससे अधिक बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उस बात को कहा जाए, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी घटना के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगी, ठीक है। अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन हो जाएगा किसी चीज का। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा। जो प्रस्तर है, प्रस्तर ये तत्सम शब्द है यानी कि शुद्ध रूप है, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? बिगड़ा हुआ रूप क्या है? पस्तर, पत्थर, पाषाण या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पत्थर। पत्थर को हम क्या कहते हैं? तत्सम रूप में, शुद्ध रूप में प्रस्तर कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पगड़ी शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या फिर विदेशज है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पगड़ी शब्द है ये देशज शब्द है। अब देशज शब्द होते क्या है? देशज ये कहीं विदेश से नहीं आए हुए शब्द है, ठीक है। जो देशज शब्द होते हैं ये देशी शब्द होते हैं जो आसपास के क्षेत्रों में लोग बोलियां बोलते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनजातियां होती हैं इनके द्वारा बोली जाने वाली बोलियों से या भाषाओं से कुछ शब्द हमने ले लिए होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पगड़ी देखा, इसी प्रकार से लोटा, जूता, पड़ोसी, भिंडी, रोटी, दाल, झाड़ू, ये सब क्या है? खचाखच, ये सब देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। तो देशज शब्द ये कोई विदेशी शब्द नहीं होते, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देशी शब्द होते हैं और हिंदी भाषा के ही जो अनेक प्रकार से जो अलग अलग राज्य में भाषा बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, वहां के जनजातियों द्वारा भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हीं से निकले हुए रूप होते हैं ये, ठीक है।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। मच्छरदानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मच्छर, मच्छर और दानी, तो मच्छरदानी, अनी, अन, इया या दानी, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मच्छरदानी में? साफ साफ आपको इसका आंसर दिख रहा है, मच्छर, और मच्छर के पीछे बाद में क्या जुड़ा हुआ है? दानी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दानी। तो मच्छर दानी में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को बदल देता है। मच्छर मतलब कोई जीव हो गया, और दानी मतलब मच्छर दानी, इसमें दानी जुड़ गया तो क्या हो गया? मच्छरदानी हो गया। और मच्छरदानी मच्छरों से हम अपने आप को बचाने के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? तो प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। विचार में हम जोड़ेंगे इक प्रत्यय, तो वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या वैचारिक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब हम विचार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा वैचारिक। क्या हो जाएगा? वैचारिक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये सही लगाइए। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ, लेकिन यहाँ पर ये पूरा दोनों के दोनों मात्राएं प्रिंट हो गई है, एक ही मात्रा लगी, जबकि यहाँ पर एक ही मात्रा ही खाली होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर हम राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वैचारिक, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वैचारिक। तो विचार में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैचारिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। मिश्र वाक्य में इसका रूपांतरण करना है। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, या छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए और से जुड़ा हुआ, तो और से जुड़ने पर ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, वाक्य में दोष है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पा सकता, तो पा सकता यहाँ पर मैंने क्या बनाया? यहाँ पर मैंने जब ई की मात्रा इस पर लगा दी तो ये क्या हो गया? मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। और अगर इसको मैं मिटा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पा सकता। इस वाक्य में किस चीज का दोष है? अनुवृत्ति का दोष है, पदक्रम का दोष है, क्रिया का दोष है, या सर्वनाम का दोष है? दोस्तों इसमें अनुवृत्ति का दोष है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या गलती थी? यहाँ पर ये इसको हम अनुवृत्ति दोष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 19 है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी वाक्य जब पूरा होता है तो उसको समाप्त करते हैं हम, तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? हिंदी में आप सभी को पता है, हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे कि मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अब ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो हम क्या लगा रहे हैं? पूर्ण विराम लगा रहे हैं ना। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अतिथि का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है, अतिथि जो बिना तिथि बताए आ जाए, अचानक से आ जाए, उन्हें हम अतिथि कहते हैं। तो अतिथि हमारे घर में आते हैं, यानी कि मेहमान हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से कई सारे पर्यायवाची दिए हैं, इसमें कौन सा पर्यायवाची अतिथि का या मेहमान का नहीं है? तो आगंतुक, सुरपरी, अभ्यागत या मेहमान। तो मेहमान तो होगा ही, आगंतुक भी होगा। अब यहाँ पर देखिए सुरपरी और अभ्यागत में कौन सा होगा? दोस्तों अभ्यागत भी जो है ये भी अतिथि का ही पर्यायवाची है। अभ्यागत मतलब आए हुए या मेहमान, लेकिन जो सुरपरी यहाँ पर दिया हुआ है ये अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनिल, अग्नि, पावक या अनल। तो दोस्तों अग्नि, अनल, पावक ये तीनों ही क्या है? आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अनिल है ये वायु का पर्यायवाची है। किसका? वायु का, या हवा कह सकते हैं, या समीर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अनिल जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं है।
इसका क्या होगा, अनल होगा। ठीक है, अनल होगा, पावक होगा, अग्नि होगा, किसान होगा, ये सब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन अर्क का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से अर्क का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है? तांबा, इंद्र, विष्णु या फिर कृष्ण। तो इसका अर्क का अर्थ तांबा भी होता है, इंद्र भी होता है और विष्णु भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कपिल का अर्थ नहीं है? वानर, कुत्ता, सेना या मटमैला। दोस्तों जो कपिल शब्द है इसका अर्थ वानर भी होता है, कुत्ता भी होता है और मटमैला भी होता है, लेकिन सेना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जो हर स्थान पर विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान या गोचर। तो जो हर जगह विद्यमान हो यानी कि हर जगह व्याप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वव्यापी। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, अद्वैत, अदृश्य, अगोचर या फिर अज्ञात। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं जिससे ही हम लोगों को क्या करते हैं? पहचानते हैं। तो जिसे हम इंद्रियों के द्वारा न जान सके उसे हम कहते हैं अगोचर। ऑप्शन नंबर सी जो है अगोचर ये राइट आंसर हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस में कोई भी कविता होती है वो आप देखोगे उसमें क्या होता है, उसमें वो वीरता से परिपूर्ण होती है। उसमें ऐसी कहानियां होती है जिसको पढ़ करके आपके अंदर जोश आ जाए। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास या फिर क्रोध। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा उत्साह। जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, साधारणीकरण का आलंबवत्व धर्म का होता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नरेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या महावीर प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनकी एक रचना है चिंतामणि। चिंतामणि जो कि निबंध है, इसी से ये बहुत फेमस हुए हैं। और ये कहाँ के हैं? बस्ती जिले के, उत्तर प्रदेश के, आपको पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आसमान टूट पड़ना, किसी के ऊपर आसमान टूट पड़ा, इसका क्या मतलब है? वर्षा होना, भारी विपत्ति आना, आंधी आना या हलचल होना। तो इसमें से कौन सा है? आप सभी को पता है ये मुहावरा है और इसका क्या अर्थ होता है? आसमान टूट पड़ना, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विपत्ति, बहुत ज्यादा संकट पड़ जाना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, आंख का अंधा नाम नयन सुख मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख का अंधा व्यक्ति है और उसका नाम क्या है? नयन सुख है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणों के विपरीत उसका नाम होना। किसी का गुण कुछ और है, उसका नाम उसके गुण के विपरीत है। तो आंख का अंधा व्यक्ति है लेकिन उसका नाम क्या है? नयन सुख। तो इससे क्या बदल रहा है कि गुण के विपरीत किसी व्यक्ति का नाम होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, इस काल हमारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें अलंकार कौन सा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जहां पर भी ये शब्द मिलते हैं, जनु, जानो, मानो, जनु, मनु, जानो, मानो, जहां पर भी मिलते हैं वहां पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों इसका एक आसान सा हम एग्जाम्पल देखते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सरोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा। और दोस्तों अगर आपने इस सीरीज की वीडियोस को नहीं देखा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पढ़ा रही हूँ, तो सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ के जाइएगा और जहाँ कहीं कोई भी समस्या हमसे बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको अपने सारे सपने पूरे करने हैं और आप चाहते हो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहें दोस्तों, और आगे भी आते रहेंगे। और हमारी यही कोशिश है
कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आए, बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस लेकर के आए, बेहतर से बेहतर जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऐसे लेकर के आए जो आप लोगों को एक ही बार देख करके अच्छे से वो याद हो जाए। जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ो, एक बार अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो किसी भी एग्जाम में आए तो फिर वो छूटे ना आपसे। तो हमारी कोशिश यही रहती है और लगातार आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आ भी रहे हैं ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो, कोई भी एग्जाम हो आसानी से आप लोग उसको क्रैक कर लें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।